नमस्कार दोस्तों। हाथों में दर्द होने वाली एक कंडीशन कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वो लोग जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं या उनको करना पड़ता है, या प्रेगनेंसी के बाद की लेडीज़ जो होती हैं, उनमें इस तरह की कंडीशन बहुत होती है। वुमेन में ज़्यादा होती है, आदमियों में कम होती है, और इसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, इस कंडीशन का जो कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसमें क्या करना चाहिए और कैसे पता लगाएं कार्पल टनल सिंड्रोम है, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा एमआरआई या कोई ज़्यादा स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सेल्फ डायग्नोजेबल है, बट मेडिकली ट्रीटमेंट करना इसका ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें बहुत ही उपयोगी पाई गई हैं रिसर्च में, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, अगर अब तक नहीं किया है तो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, और ये भी बताइएगा कि आगे आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। मैं वो हर चीज़ पर वीडियो बनाता हूं दोस्तों, जो घर पे बैठे बैठे जिसका आपको फ़ायदा मिल सके और आपको किसी भी संस्थान पे एकदम से जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएं। आप इसको अंतिम सलाह मत मानिए, लेकिन हाँ, ये सलाह आपको एक तरह से मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे रिसर्च के अनुसार दी गई सबसे अच्छी सलाह होती है। 22 वर्षों के अनुभव में अब मैं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में कुछ नई जानकारी भी लेकर के आया हूं, वो भी बताने जा रहा हूं। इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कार्पल टनल सिंड्रोम ये CTS के नाम से भी जाना जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल का मतलब होता है, कार्पल बोन्स होती हैं यहाँ पे हड्डियां होती हैं, कार्पल बोन्स होती हैं, और इसके आगे जो इस तरह की 5 हड्डियां होती हैं, लंबी लंबी रेज होती हैं, उनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और उसके आगे फैलेंक्स होता है। लेकिन जो ये कार्पल बोन्स हैं, इनके ऊपर में एक लेयर होती है, एक रेटिनाकुलम होता है, उसके और कार्पल बोन के बीच में एक जो है पैसेज होता है, रास्ता होता है, उसी को टनल बोलते हैं। तो कार्पल टनल। अब सिंड्रोम क्या चीज़ है? सिंड्रोम जो है वो कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का एक समूह है, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो कैसे सिम्टम्स का समूह? आप कहते हैं कि मुझे इस हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे इस हाथ में कुछ सुन्नपन सा महसूस होता है, जैसे कि कुछ फील ही नहीं होता हो, सो गया हो हाथ, आपके हाथों से चीज़ें छूट जाती हों, या आपकी ग्रिप कमज़ोर हो गई हो, ऐसा होता है तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कैसे चेक करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं है? आपको कुछ नहीं करना है, एक फैलेंस टेस्ट होता है, और उसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से कर लेना है, और 30 से लेकर 60 सेकेंड तक ये महसूस करना है कि क्या आपका सिम्टम जो है वो बढ़ा या नहीं। तो ऐसे करके आप पता लगा लेंगे फैलेंस टेस्ट करके। ये हो गया फैलेंस टेस्ट, और उसी का रिवर्स फैलेंस टेस्ट जो है इस तरह से करके भी देख सकते हैं। लेकिन 30 से लेकर 60 सेकेंड तक देखें, कितने नंबर ऑफ सेकेंड के बाद आपका सिम्टम शुरू हो जाता है, इससे पहचान हो सकती है। इस तरह के टेस्ट करने से आप पता लगा सकते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं। दोस्तों, देखा गया है कि ये ज़्यादा ओवरवेट लोगों में होता है, या फिर जिनकी की फिटनेस जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, एरोबिक कैपेसिटी कम होती है, उनमें देखा गया है ये। अब मैं मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसको ट्रीटमेंट करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसमें जैसा मैंने कहा, ये सबसे नई जानकारी है दोस्तों कि कार्पल टनल सिंड्रोम में फिटनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। फिटनेस के बाद मैं आपको बताऊंगा फिजियोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें इसमें हेल्पफुल हो सकती हैं। तो फिटनेस में अगर एरोबिक कैपेसिटी कम है तो धीरे धीरे करके आप ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपकी थोड़ी सांस चढ़े। इतनी ना चढ़े कि आप बिल्कुल ही बेहोश हो जाएं, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा कि आपको सेंटेंस पूरा करने में थोड़ा सा हाफने जैसा हो, इतनी कैपेसिटी करनी है आपको। देखिए, आप अपने हार्ट रेट को चेक करके ये भी पता लगा सकते हैं कि एरोबिक कैपेसिटी जो आप बढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, 220 माइनस योर एज। वो जो संख्या आएगी उसका आपको 60% से ज़्यादा अचीव नहीं करना है। उसका जो 60% होगा हार्ट रेट, उससे ज़्यादा हार्ट रेट आपका ना हो, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है।
उससे कम वाली एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग वगैरह करनी है। लेकिन जब साइकिलिंग करेंगे तो आपके हाथों का भार जब साइकिल हैंडल पे होगा तो वो रिस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, जब अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आप ऐसे में वो एक्सरसाइज मत कीजिए जिसमें रिस्ट पर प्रेशर पड़ रहा हो। साइकिलिंग अगर बिना हाथ पकड़े स्टैटिक बाइसाइकिल कर सकते हैं तो रास्ते में तो आपको नहीं बोलूँगा बिना हाथ पकड़ के चलाइए साइकिल, लेकिन अगर घर पे स्टैटिक बाइसाइकिल है और उस पर आप एरोबिक कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं इस तरह से करके। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप एरोबिक कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे स्विमिंग कर सकते हैं आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप सिंपल हैंड्स अप एंड डाउन करके इस तरह से कई बार कर सकते हैं। आप लंजेस कर सकते हैं, इससे भी आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी। बाद आप बीएमआई अपना देखिए कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो इसको भी ठीक करने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेट से भी रिलेटेड है। ये ही नई जानकारी थी, क्योंकि मैंने कार्पल टनल सिंड्रोम पे एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ, बहुत पहले, आप ट्रेस कर सकते हैं उसको। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूं, जो पहले वाला था। और ये जानकारी जो है आपको मैं नई दे रहा हूं इसमें। और इसके अलावा रिस्ट को जो है रेस्ट देना है, रिस्ट को रेस्ट देना है। तो कैसे देना है? रिस्ट जो है आपका बिल्कुल ही एक रेस्टिंग पोजीशन में हो, ना तो ये ज़्यादा बेंड हो ना हो एक्सटेंडेड हो। तो कब? रात में ज़्यादातर रिस्ट जो है ढीला सा पड़ जाता है। तो जब बेंड रहेगा तो ये सिम्टम्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो टनल है, कार्पल टनल जो बना हुआ था जिसके बारे में बताया, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। उसका जो अंदर का वॉल्यूम होता है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो मीडियन नर्व जा रही होती है उसमें, वही मीडियन नर्व दब जाती है और मीडियन नर्व के पूरे इलाके में जो है खलबली मच जाती है। यानी कि उसमें पेन भी होगा, उसमें सेंसेशन लॉस भी होगा, उसमें पैरेस्थीसिया भी होगा, यानी कि डिफरेंट सेंसेशन फील होगा, एकिंग जैसा लगेगा या टिंगलिंग जैसा भी लगेगा या इचिंग जैसा भी लगेगा, कुछ भी जलन जैसा लग सकता है। तो ये सब चीज़ होता है। सबसे पहले सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं मीडियन नर्व के, वो इफेक्ट होते हैं। इसको चेक इसमें होता क्या है? इसमें नर्व जब एक बार कंप्रेस होती है तो उसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन शुरू हो जाता है। डीमाइलिनेशन का मतलब जो नर्व के ऊपर कवरिंग होती है वो कवरिंग धीरे धीरे करके उतरने लग जाती है, और ये एक 1 mm पर डे के हिसाब से इसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है ऊपर में नर्व की। लेकिन ये फिर से इसके ऊपर कवरिंग चढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितनी दूर तक डिस्ट्रक्शन होगा उतने हिसाब से इसको रीजनरेशन टाइम लगेगा इसमें। तो ये रिकवरी का टाइम है। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये परमानेंट डैमेज भी हो सकता है मीडियन नर्व का, और इस हाथ में परमानेंट कमजोरी आ सकती है, सेंसेशन भी परमानेंटली जा सकता है। इसीलिए इसको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। किन फैक्टर से ये हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। पूरी तरह से ठीक हो जाता है, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और रिस्ट आपको स्प्लिंट, नाइट स्प्लिंट पहनने की ज़रूरत है। आपको फिजियोथेरेपी में जो सबसे हेल्पफुल चीज़ होती है वो है अल्ट्रासाउंड एंड शॉर्ट वेव डायथर्मी। टेंस थेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है, पेन को कम कर देता है। लेकिन अभी मैंने रिसर्च में जो देखा उसमें देख रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड के अलावा डायथर्मी में भी डायथर्मी में बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट अच्छा आया है। इन सब चीज़ों के अलावा आप जो डॉक्टर एडवाइस करें आपको मेडिसिन, जिसमें प्रीगैबलिन भी होती है, लेकिन सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है इस बारे में कि किससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पेन की मेडिसिन हो सकती हैं। पेन की मेडिसिन को आप पेन किलर की तरह बिल्कुल मत समझिए, वो बड़े काम की चीज़ होती है। पेन की मेडिसिन अगर आपको कोई डॉक्टर दे रहे हैं तो पेन किलर समझ के उसको छोड़िए मत। फिजियोथेरेपी ज़रूर कराइए, लेकिन पेन किलर समझ के मत छोड़िए उनको। क्यों? क्योंकि पेन किलर की जो मेडिसिन होती हैं वो एक्चुअली में, वो जो शब्द है ना किलर, वो गड़बड़ कर देता है सारा। वो एक्चुअली में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, इसीलिए उसको बोलते हैं NSAID, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है वो। सूजन को कम करने वाली मेडिसिन, पेन को कम करने वाली। इन्फ्लामेशन के 4 मुख्य उसके लक्षण होते हैं, तो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में काम करती है वो मेडिसिन। उनको पेन किलर बिल्कुल ना समझिए, सिर्फ पेन किलर समझ करके मत उसको खाइए या छोड़िए। डॉक्टर की सलाह पर सही इलाज कराइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आप मेरे वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।